हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑथेंटिक हिस्ट्री। मैं प्रोफेसर निशांत शर्मा आपके सामने दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज़ हुई और उनके नाम मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे। तो यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा ही पहली डायनेस्टी पर आऊँगा, जिसका नाम है, जिसको आप लोग कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, और अदरवाइज़ उसका एक और नाम भी है, मैंने उस दिन बताया था आपको, ममलूक डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी की जो शुरुआत करने वाले या इस डायनेस्टी के अगर हम देखें इसके फाउंडर, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 2 सोर्सेज हैं, हसन निज़ामी और मिनहाज उर सिराज। ये 2 वो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इन सुल्तानों का अपनी आँखों से पूरा का पूरा इनका जो रूल था वो देखा था। तो इसका मतलब क्लियर है कि दे वर द आई विटनेस। तो अब हम यहाँ पर सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेंगे, उनकी आंखों देखी बातों पर ही विश्वास करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हसन निज़ामी की बुक है ताज उल मसीर और मिनहाज की बुक है तबकात नासिरी। तो उनके अलावा के एम अशरफ, प्रोफेसर कुंवर मोहम्मद अशरफ साहब की बुक द लाइफ एंड द कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ द हिंदुस्तान। जी हाँ, लाइफ एंड द कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ द हिंदुस्तान, ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक हुई, खास स्पेशली सुल्तानों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने भी हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा एस ए रिजवी और त्रिपाठी साहब हुए, बाकी डॉक्टर सतीश चंद्र, इरफान हबीब साहब, हरीश चंद्र वर्मा, बहुत सारे हिस्टोरियंस, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव साहब, इतने ज़्यादा हिस्टोरियंस हैं कि आई थिंक आपको उन सबके नाम भी प्रॉपर नोट करने पड़ेंगे। तो लेकिन इनके सभी के एक कह लीजिए पूरे ब्यौरे पर आधारित ही मैं आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ। स्पेशली मैं 2 हिस्टोरियंस को मैंने कोट किया है यहाँ पर, हसन निज़ामी और मिनहाज को। इसके अलावा तीसरे हिस्टोरियंस जो होंगे वो हमारे उस समय के कंटेम्प्रेरी जो आगे चल के वो होंगे अमीर खुसरो और वर्नी। तो मैं कह रहा था आपको कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी के परिवार द्वारा एक स्वतंत्र सुल्तान के रूप में हुए। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम था वो था 1206 से लेकर 1210 तक, यानी कि 4 साल इन्होंने राज किया, 1206 टू 1210, और आगे तक भी ये राज कर सकते थे, क्योंकि अगर इनकी पॉलिसीज़ देखे जाए तो बहुत अच्छी थी। और ये आपको पता है कि इनको लाख बख्श भी कहते थे। लाख बख्श मीन्स लाखों का दाता। उस समय मैं ये नहीं कहता कि उस समय रुपये थे, पर उस समय के जो इनका एक तरह से जैसे वो कॉइन्स होते हैं ना, वो देने जो जिसे हम कहते हैं, तो वो ये लाखों में बांटते थे गरीबों को। तो इनको गरीब लोग प्यार से लाख बख्श भी कहते थे। तो ऐसे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक इंटरेस्टिंग बात और सुनिए, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था आपको कि मेरा जो चैनल है वो ऑथेंटिक हिस्ट्री है। तो यहाँ पर मेरा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है आपको बोर करने का, या मेरी माइंड में ये भी बिल्कुल है कि आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा भी हुआ है। मोर ओवर जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, स्पेशली जिन्होंने पहले पढ़ा होगा, या कई बार हम कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं देन तब भी पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में, अब आप कहोगे कि निशांत जी तो कह रहे हैं कि 1206 में उन्होंने राज संभाला, तो ये 1199 पर कैसे आ गए 1199 पर? ये बात सही है कि 1199 में उन्होंने कुतुब मीनार, जी हाँ, कुतुब मीनार की प्लानिंग तैयार कर ली थी। आपको पता है कुतुब मीनार क्या है? कुतुब मीनार दिल्ली में जो एक जगह है महरौली, वहाँ पर स्थित ये एक मीनार है। जी हाँ, कुतुब मीनार
बहुत बड़ी एक लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई एक ऐसी मीनार है जिसे देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। और वहाँ का जो पूरा एक तरह से कह लीजिए कॉम्प्लेक्स है उसको कुतुब कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसकी योजना तैयार कर ली थी और एक तरह से ये भी कहिए कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। हाँ, इससे पूरा करने का जो क्रेडिट है वो इनके बाद के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश को जाता है। ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। और एक बात और दोस्तों, कई बार हमें ये लगता है या हम किसी से सुन लेते हैं कि कुतुब मीनार है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की है, जैसे निशान जी कह रहे हैं, तो बेशक उसने अपने नाम पर ही शुरू की होगी। ऐसा नहीं है या ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हसन निज़ामी साहब ने ये क्लियर किया हुआ है और मिनहाज ने भी तबकात नसीरी में लिखा हुआ है कि कुतुब मीनार जो थी वो चिश्ती सूफ़ी संत, जी हाँ, चिश्ती सूफ़ी संत जो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में या कह लीजिए कि उनको समर्पित के तौर पर ही ये उसका नाम रखा गया कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर नहीं बल्कि शेख साहब के नाम पर इस मीनार को शुरू करवाया था। क्योंकि देखिए आप हिस्ट्री को तो बिल्कुल भी तोड़ मरोड़ नहीं सकते। वी कांट चेंज द हिस्ट्री। मैं हुआ आप, कोई भी बड़े से बड़ा हिस्टोरियन भी आ जाए, वो ना तो डेट्स को चेंज कर सकता है और ना ही फैक्ट्स को चेंज कर सकता है। हाँ, इतनी बात जरूर है, मैंने उस दिन फर्स्ट वीडियो में ही कहा था कि फैक्ट्स में थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ अलग सा उसको रंग दे देना ये हिस्टोरियन के हाथ में हो सकता है, लेकिन फैक्ट्स को चेंज नहीं किया जा सकता दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में ये घोड़े पर बैठकर एक गेम खेल रहे थे। आप लोगों ने शायद उस गेम को देखा भी होगा, क्योंकि हमारे मतलब कि कह सकते हैं कि कई लोग इस गेम को पसंद करते हैं। इस गेम को पोलो कहते हैं, जी हाँ, पोलो। और उस समय इसका नाम जो था वो चौगान था। तो पोलो खेलते हुए इस गेम घोड़े पर बैठ के अचानक से कुतुबुद्दीन ऐबक गिरते हैं और गिरने के बाद इनके जो यहाँ पर, जी हाँ, इनके राइट साइड इनका जो है बैलेंस बिगड़ के वो गिरे और राइट साइड इनकी इंजरी हुई हेड पर, और जैसे कि वो ब्लीडिंग हो गई है तो उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात मैं यहाँ पर ये भी करूँगा कि उनका जो सक्सेसर था वो इतना योग्य नहीं था कि वो आगे एक तरह से इनके बाद इनका उत्तराधिकारी बनता, ठीक है। तो इसलिए इस अब ओहदे को, इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैदान में आए कुतुबुद्दीन ऐबक के बहनोई, यानी कि उनके ब्रदर इन लॉ नसीरुद्दीन ख्वाजा, और दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ यानी कि उनके दामाद सुल्तान इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन ख्वाजा के बीच में काफ़ी गहमा गहमी हुई और आपको पता ही है कि इल्तुतमिश इसमें जीत गए थे क्योंकि नसीरुद्दीन ख्वाजा उनका सामना नहीं कर पाए। इसी तरह इल्तुतमिश को ताजुद्दीन यलदौज से भी सामना करना पड़ा और इसके अलावा उनको कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेसर्स जो थे उनका भी सामना करना पड़ा। कुतुबी सरदारों का सामना करना पड़ा जिसे हम कहते हैं अमीर नोबल्स, और मौजी नोबल्स का भी उनको फेस करना पड़ा। लेकिन ये सारा काम शुरू हुआ 1210 से लेकर, और आप यकीन करना कि इल्तुतमिश ने हिम्मत नहीं हारी और बगदाद के खलीफा ने उन्हें नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि दी। द डेजिग्नेशन नासिर अमीर उल मोमिन मीन्स सुल्तान आज़म, और वो 1229 में दिल्ली सल्तनत के एक वास्तविक, इसे हम कहते हैं रियल फाउंडर बने। तो अगर आपको कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जाए या आपके माइंड में आए कि हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो योर आंसर शुड बी सुल्तान इल्तुतमिश।
जी हाँ, सुल्तान इल्तुतमिश। और मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि इल्तुतमिश को शमसुद्दीन इसलिए कहा जाता था दोस्तों, क्योंकि ये जिस कबीले से संबंध रखते थे उस कबीले, उस ट्राइब का नाम था शमसी। तो इल्तुतमिश ने 1236 तक राज किया और ये चाहते थे कि इनके बाद इनके जो बेटे हैं उनसे भी ज़्यादा काबिल इनकी बेटी है रज़िया, वो इनकी सक्सेसर बने। लेकिन 1236 में इनकी डेथ हो गई और इनका जो बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह वो इनका उत्तराधिकारी बन गया, पर उसमें वो योग्यता नहीं थी और जल्दी ही उसको इस सुल्तान के पदवी से, ओहदे से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ अपनी इंडियन वुमेंस को, या जो मेरे बाहर मेरे कुछ स्टूडेंट्स या चाहने वाले रहते हैं जो बाहर भी बैठी हैं, मेरी बहनें ये कह लीजिए, और जो मेरी स्टूडेंट्स या जो भी इस चैनल को देख रही है, कोई भी औरत, उसको ये जानकर खुशी होगी कि 1236 में 1236 में भारत की एक मिडिवल में, मध्यकालीन भारत में एक सुल्ताना बनी जिसका नाम था रज़िया सुल्ताना, जिसे हम रज़िया सुल्तान भी कहते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही फेमस नाम है। आपको शायद इस बात का इल्म नहीं होगा या पता नहीं होगा कि रज़िया ने बेशक 4 साल राज किया है, लेकिन रज़िया सुल्तान या रज़िया सुल्ताना एक बहुत ही महान शासिका सिद्ध हुई। ठीक है, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी उनका सुल्तान बनना बर्दाश्त नहीं कर पाई। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि इल्तुतमिश के ही बनाए हुए उसके गुलामों का एक समूह जिसे कहते थे चालीसा मीन्स तुर्कान चहलगानी। जी हाँ, उसका नाम तुर्कान चहलगानी भी था, एक और नाम भी था बगदान चहलगानी। 2 नाम थे, आप क्लिक कीजिए, तुर्कान चहलगानी, बगदान चहलगानी। ये 40 अमीर थे बलबन के, और जो बनाए गए थे इल्तुतमिश द्वारा, ताकि दिल्ली को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी सुरक्षा की जा सके मंगोलों से। क्योंकि आपको शायद मैं पहले नहीं बता पाया होऊंगा, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि 1221 में चंगेज़ खान मंगोल नेता के रूप में इल्तुतमिश को तंग कर चुके थे। तो ये आप अपने माइंड में रखिएगा प्लीज़। तो उस हिसाब से रज़िया सुल्ताना फर्स्ट एक वुमन सुल्ताना के रूप में बनी। और आप यकीन कीजिए कि वो एक अच्छे तरीके से अपने राज को चला रही थी। ठीक है, उन्होंने कभी किसी के साथ कोई फेर बदल या कह लीजिए कोई मतभेद नहीं किया। लेकिन मैं वही बात करूंगा कि अगर हमने सोचा ही हुआ है कि हमने किसी को नहीं चलने देना, ठीक है, तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और अगर स्पेशल अगर इल्तुतमिश होते तो शायद वो रज़िया को और भी ज़्यादा अच्छा गाइड करते। ये खुद मिनहाज ने लिखा है दोस्तों, मिनहाज ने लिखा है तबकाते नसीरी में कि रज़िया सुल्ताना की असफलता का मुख्य कारण ये था उसका औरत होना। और आप प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, रज़िया मिनहाज को चाचा जान कहती थी, चाचा जान। और इवन उन्होंने जो भी अपने टाइम में एजुकेशंस के जो भी काम किए, उनका जो मेन हम कहते हैं, हम एजुकेशन मिनिस्टर तो नहीं मैं वहाँ पर बोल सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जो भी उनके एजुकेशन के साथ रिलेटेड मेन कार्य थे, उसकी जो देख रेख थी वो मिनहाज के हवाले थी। और वो क्या कह रहे हैं कि रज़िया ज़्यादा सक्सेसफुल होती अगर वो औरत ना होती। उसी तरह कुछ और हिस्टोरियन से भी यही बात कही है। तो ये तो गलत है, आप खुद देखिए। और इसके अलावा याकूत के साथ, याकूत तो एक सिर्फ घोड़ों को साफ करने वाला एक उसका एक तरह से एक कह लीजिए गुलाम था रज़िया का, लेकिन उसके साथ उनके संबंधों को जोड़ना, बदनाम करने की कोशिश करना, ये एक बिल्कुल ही गैर वाजिब था। और इसके बाद अल्तुनिया का ज़बरदस्ती रज़िया के साथ
निकाह करना, ये मीन्स मैरिज करना। और ये तो फिर एक तरह से बलवन के हाथों में कह लीजिए एक चांस लग गया, और वही हुआ जिसका डर था। रज़िया मारी गई, उनको 40 साल द्वारा, यानी कहने का मतलब मेरा तुर्कान चहलगानी द्वारा मार दिया गया। और रज़िया के मरने के बाद ये जो एक तरह से पॉलिटिकल एक सिस्टम है वो चलता रहा। बाद में रज़िया के बाद फिर बहराम शाह आ गए, देन बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा इन्होंने राज किया। देन उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, ये सभी बेटे हैं इल्तुतमिश के। नसीरुद्दीन महमूद आए और नसीरुद्दीन महमूद ने बलवन को अपना प्रधानमंत्री बनाया। वो बलवन, फिर नोट कीजिएगा, ये वो बलवन थे जो कि गुलाम थे। और आपको एक बात और बताऊं, बलवन देखने में सुंदर नहीं थे। देखिए, रंग काला या गोरा, सुंदरता या ना सुंदरता, ये दोनों सभी कुछ उस परमेश्वर के बनाए हुए हैं। यहाँ पर मैं यही कहूँगा, इसमें तो हमें कोई भी किसी के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये बात मैं नहीं कह रहा, सोर्सेज कह रहे हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेज कह रहे हैं कि बलवन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, ये हीन भावना थी कि वे सुंदर नहीं हैं। और जब गुलामों के बाज़ार में इल्तुतमिश गए और उन्होंने सभी गुलाम खरीद लिए, लेकिन बलवन को छोड़कर वो आगे निकल गए, तो बलवन ने उनको पीछे से आवाज़ देकर बोला कि सुल्तान, आपने मुझे क्यों नहीं खरीदा? तो सुल्तान इल्तुतमिश बोले कि तुम में ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मैं खरीदूं, और किसके लिए खरीदूं? तो बलवन ने कहा, खुदा के लिए। आप मुझे उस खुदा के लिए खरीद लीजिए, उस परमात्मा के लिए खरीद लीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा कि बलवन क्या था या क्या है। और वो बात सही हो गई फ्रेंड्स। ग़ियासुद्दीन बलवन ने नसीरुद्दीन महमूद के अधीन रहकर, जी हाँ, उनके अधीन रहकर 20 ईयर 1246 टू 1266 तक एज ए प्राइम मिनिस्टर काम किया। और फिर देखिए कितनी चतुराई के साथ उसने जो तुर्कान चहलगानी का पूरा ग्रुप था 40 नोबल्स का, एक एक करके उन सभी नोबल्स को या तो मरवा दिया या देश से बाहर निकाल दिया। इनमें एक ख़ास नोबल्स थे शेर खान। तो वहाँ पर बलवन ने भी बड़ी एक कह लीजिए डिप्लोमेसी चलाई, और वो 1266 में एक तरह से सुल्तान बन गए दिल्ली सल्तनत के। और उन्होंने 1286 तक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से दिल्ली सल्तनत पर अपना राज किया। बलवन को मैं कोई 5-10 मिनट में तो डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने अभी बोला कि उनके अंदर बेशक हीन भावना थी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि वो देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक शानदार राज स्थापित किया। तो वो क्या था वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और तभी हम बलवन के बाद हमारी अगली वीडियो में हम खिलजी पर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि खिलजी को सुनने के लिए आप लोग बड़े बेचैन होंगे, क्योंकि उसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी भी आएंगे। और अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शख्स है जिसे हमारी आजकल की यंग जनरेशन में क्या कहते हैं कि बड़े बड़े मॉल्स में, थिएटर्स में देखा है। पद्मावत, जो एक पद्मिनी के रूप में जो एक फ़िल्म बनी थी पद्मावती, वहाँ पर उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का रोल निभाते हुए देखा था एक हमारे बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को। जहाँ मैं गलत नहीं हूँ तो रणवीर सिंह ने जिसका रोल किया अलाउद्दीन खिलजी का, वो तो एक फ़िल्म थी, लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी है क्या थे? क्या वास्तविकता वही थी? क्या खिलजी वंश जो सबसे छोटा वंश 30 साल का, इतनी ज़्यादा वो कैसे एक तरह से कह लीजिए अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर गया? ये अगली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपके 1 मिनट और लूँगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार शुरू की थी और उसे पूरा करने का क्रेडिट जाता है सुल्तान इल्तुतमिश को। मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुतुब मीनार की जो मंजिलें हैं वो वैसे तो 4 हैं, तो इल्तुतमिश ने उसकी जो तीसरी मंजिल तक उसको वो ले गए, लेकिन वहाँ पर वो फिर कंप्लीट नहीं हुआ उनका जब प्रॉपर, तो उसको अलाउद्दीन खिलजी ने कंप्लीट किया था।
और फिर तकरीबन पूरी तरह से कुतुब मीनार कंप्लीट हो गई। लेकिन एक ऐसा टाइम भी आया था जब कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिरी थी और उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी जो सबसे बड़ी ऊपर की जो चौथी मंजिल है उसकी मीनार है, जो उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, वो आगे चल के। तो कुतुब मीनार में भी इन सभी का बड़ा योगदान रहा है। तो इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब कॉम्प्लेक्स में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद भी बनाई, ठीक है। और ऐसे इनका हर एक फील्ड में अपना अपना एक योगदान था। तो जल्द ही मिलेंगे हम, बहुत ही जल्द, क्योंकि बलबन को उसकी हिस्ट्री को बताने के लिए तो मेरा मन खुद बड़ा एक तरह से बेचैन हो रहा है। वहाँ पर आपको ये हिस्ट्री ये बताएगी कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझें, क्योंकि कई बार कमज़ोरी हमारे पैरों की, हमारी लाइफ की एक तरह से जंजीर बन जाती है। बलबन ने किस तरह इस कमज़ोरी को तोड़ा और किस तरह वो एक तरह से शानदार वो कह लीजिए सल्तनत के एक सुल्तान रहे, ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आपको पसंद नहीं आया होगा, चलो जैसे भी है। मैं भी तो इसी आपको यकीन दिलाऊं कि मैं अभी मेरा चैनल शुरू किए हुए मुझे आज सिर्फ 45 डेज़ हुए हैं, 45 डेज़, 45 दिन। और लेकिन फिर भी इन 45 दिनों में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का प्यार मिल रहा है, व्यूज़, ठीक है, लाइक्स भी कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों का यही प्यार मिलता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा। मैं दोबारा यही कहूँगा कि आप सभी लोग एक बार को देखिए। हिस्ट्री में इंटरेस्ट आपका ज़रूर पैदा करूँगा, ये मेरा विश्वास है उस परमेश्वर के आशीर्वाद से।